कभी सोचा है, जिंदगी की इस गंदी और क्रूर शतरंज में लोग हमेशा ताकत का सम्मान करते हैं। पर एक सच ऐसा भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ताकत सिर्फ दिखाने से नहीं मिलती। कई बार सबसे बड़ा हथियार कमजोरी होती है। हाँ, आपने सही सुना, कमजोरी। लेकिन वो कमजोरी जो असली ना हो, वो कमजोरी जो खेल का हिस्सा हो, वो कमजोरी जो सामने वाले के अहंकार को सहलाए, उसकी नजर में आपको बेबस बनाए और फिर ठीक उसी पल जब वो आपको पूरी तरह कमजोर समझ ले, आप वार करें। डिसआर्म थ्रू स्ट्रेटेजिक वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटी, यानी रणनीतिक कमजोरी और असुरक्षा का खेल। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एक हथियार है, एक अदृश्य तलवार। सोचिए, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो दुश्मनी हो या दोस्ती, जब आप अपनी ताकत दिखाते हैं तो सामने वाला सचेत हो जाता है। उसके भीतर एक अलार्म बजने लगता है, ये इंसान खतरनाक है, इसे संभाल कर रखना होगा। लेकिन अगर आप उसकी नजरों में खुद को छोटा, डरा हुआ या असुरक्षित दिखाएं तो उसके दिल में आपके लिए एक नकली भरोसा पैदा हो जाता है। वो सोचने लगता है ये मेरे लिए खतरा नहीं है, और ठीक उसी सोच में उसकी सबसे बड़ी गलती छुपी होती है। दुनिया के सबसे चालाक लोग, सबसे खतरनाक रणनीतिकार हमेशा ये खेल खेलते आए हैं। ताकत को छुपाना, कमजोरी को हथियार बनाना, यही उनकी जीत का राज है। सोचिए, जब आप अपनी कमजोरी को मंच पर रख देते हैं तो सामने वाला खुद को विजेता समझ लेता है। वो अपने बचाव को छोड़ देता है, अपनी ढाल नीचे कर देता है और बस वहीं आपकी चाल काम कर जाती है। ये खेल सिर्फ राजनीति या युद्ध तक सीमित नहीं, ये हर जगह है, रिश्तों में, बिजनेस में, दिमागी खेलों में और सबसे बढ़कर ताकत की उस अदृश्य जंग में जो इंसानों के बीच हमेशा चलती रहती है। लेकिन ध्यान रखो, ये कला हर किसी के बस की नहीं, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको अपने अहंकार को मारना पड़ता है। लोगों को लगता है अगर मैं कमजोरी दिखाऊंगा तो लोग मुझे रौंद देंगे। हाँ, अगर आप बेवकूफी से करेंगे तो यही होगा, लेकिन अगर आप इसे रणनीति के तौर पर करेंगे तो यही कमजोरी आपके लिए सबसे बड़ा हमला बन जाएगी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे शिकार करने वाला शिकारी झाड़ियों में छुपकर खुद को नजरअंदाज करवाता है ताकि शिकार उसकी मौजूदगी भूल जाए और जैसे ही मौका मिले वो एक ही वार में खेल खत्म कर दे। याद रखो, असली ताकत वो नहीं जो आप चिल्लाकर दिखाते हो, असली ताकत वो है जो आप चुपचाप छुपाकर रखते हो और सही वक्त पर छोड़ते हो। इस खेल में आपकी कमजोरी आपके दुश्मन के लिए एक दर्पण बन जाती है। वो उसी में अपना अहंकार देखता है और उसी अहंकार में वो खुद हार जाता है। तो अगली बार जब आप किसी के सामने हो और आपको लगे कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है तो उसके सामने तलवार मत खींचो, उसके सामने एक टूटी हुई ढाल रखो और मुस्कुराओ, क्योंकि असली खेल तभी शुरू होगा। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये एक अदृश्य जाल है जिसमें फंसकर सबसे ताकतवर लोग भी अपनी ताकत खो बैठते हैं। और याद रखो, शतरंज का सबसे खतरनाक मोहरा वो नहीं जो आगे खड़ा है, वो है जो पीछे से चुपचाप खामोशी से पूरे खेल को चला रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ सेडक्शन, लॉ 23। कभी कभी ताकत जीत की वजह नहीं बनती बल्कि कमजोरी बनाती है। सोचिए, युद्ध भूमि में तलवार उठाना आसान है, लेकिन किसी के दिल में शक को मिटाना उससे कहीं मुश्किल। अगर आप हर वक्त मजबूत दिखेंगे, हर वक्त नियंत्रण में रहेंगे, तो एक दिन लोग आपको चुनौती देने लगेंगे। लेकिन अगर आप सही वक्त पर, सही जगह पर अपने आप को कमजोर दिखा दें तो वही लोग आपके लिए अपनी ढाल बन जाते हैं। कमजोरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ऐसा हथियार जिसे देखकर दुश्मन भी आप पर वार करने से हिचक जाए। महाभारत में ऐसा एक पल आता है जब कौरव पांडव के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर था। शकुनी जानता था कि सीधा हमला, सीधे शब्दों में योजना बताना उसे हार की तरफ ले जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब देख रहा था, किसका मन किस तरफ झुक रहा है, किसे कहाँ उकसाना है, किसे कहाँ सहलाना है। भीष्म ने सोचा, सबको लगा बेचारा मामा बस खेल खेलने आया है, लेकिन उसी खेल में उसने पांडवों का पूरा साम्राज्य, उनकी पत्नी और उनका गर्व सब कुछ हरवा दिया। यह था रणनीतिक कमजोरी का सबसे घातक प्रयोग, अपने दुश्मन को ऐसा महसूस कराना कि आप कोई खतरा ही नहीं है और फिर सही वक्त पर वार करना। आज के समय में भी यही खेल चलता है। किसी मीटिंग में, किसी रिश्ते में या किसी मनोवैज्ञानिक खेल में अगर आप शुरू से ही अपनी सारी ताकत दिखा देंगे तो दूसरा व्यक्ति अपने बचाव की दीवार उठा देगा। लेकिन अगर आप उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके नियंत्रण में हैं, कि आप उनकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं, तो वो दीवार गिरा देंगे और वहीं से असली नियंत्रण आपके हाथ में आता है। कमजोरी दिखाना मतलब असली कमजोर होना नहीं है, ये तो बस एक मास्क है जो आपके असली चेहरे को छुपाता है, आपके भीतर की शक्ति को पर्दे के पीछे रखता है ताकि सामने वाला सतर्क न हो पाए। तो अगली बार जब आपको लगे कि सामने वाला आपके हर कदम पर शक कर रहा है या आपके इरादों को समझ रहा है, तब ताकत का प्रदर्शन मत करो। याद रखो, लोग ताकत से डरते हैं लेकिन कमजोरी पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा आपके लिए उनका सबसे घातक हथियार बन सकता है।
1770 के दशक का। प्रेसिडेंटे दे तुर्वेल अपने पति को घर पर छोड़कर अपनी पुरानी सहेली मैडम दे रोजमोंद के शातो किलेनुमा हवेली में कुछ समय बिताने आई थी। उनका मन गांव के सुकून भरे माहौल, प्रकृति की शांति और एकांत में डूब जाने का था। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या तय हो गई। सुबह की प्रार्थना सभा, ग्रामीण पगडंडियों पर सैर, आसपास के गांवों में गरीबों की मदद और शाम को ताश के खेल। जिंदगी एक सादे सुंदर ताल में बह रही थी तब तक, जब तक मैडम दे रोजमोंद का भतीजा वहां नहीं आ गया। वो था विकॉन्ट दे वाल्मो, पेरिस का सबसे बदनाम लिबर्टीन, एक ऐसा आदमी जिसकी कहानियां वहां के हर ड्राइंग रूम में फुसफुसाई जाती थीं। वो आकर्षक तो था, लेकिन प्रेसिडेंटे की उम्मीदों से बिल्कुल अलग। चेहरे पर हल्की उदासी, थकान का साया और सबसे हैरानी की बात, उसने उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। प्रेसिडेंटे कोई छेड़छाड़ पसंद करने वाली औरत नहीं थी। सादा पहनावा, फैशन से दूरी और अपने पति से गहरा प्यार, यही उनकी पहचान थी। फिर भी वो जवान और बेहद खूबसूरत थीं और पुरुषों की नजरों का सामना करना उन्हें आता था। मन के किसी कोने में उन्हें यह खटक रहा था कि वाल्मो उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज क्यों कर रहा है। एक दिन सुबह प्रार्थना सभा में उन्होंने वाल्मो को देखा, सिर झुकाए मानो गहरे ध्यान में डूबा हो। तभी उनके मन में एक विचार कौंधा, शायद वो अपने पिछले पापों के प्रायश्चित के दौर से गुजर रहा है। जब खबर फैली कि वाल्मो शातो में है तो प्रेसिडेंटे को उनकी एक दोस्त का पत्र मिला, इस खतरनाक आदमी से सावधान रहना। लेकिन वो खुद को इस दुनिया की आखिरी औरत मानती थी जो उसके जाल में फंसेगी, और अगर सचमुच वो अपने अंधेरे अतीत से तौबा करने की कगार पर है तो शायद वो उसे ईश्वर की राह पर लौटा सकती है। क्या ही शानदार जीत होगी यह भगवान के लिए। इसके बाद उन्होंने वाल्मो की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। अजीब था कि वो रोज सुबह शिकार पर जाने का बहाना करके निकलता, मगर कभी कोई शिकार लेकर नहीं लौटता। एक दिन उन्होंने अपने नौकर को चुपके से पीछे भेजा, बस यूं ही हल्की फुल्की जासूसी के लिए। पर जो बात सामने आई उसने उन्हें चौंका भी दिया और भीतर से खुशी से भर भी दिया। वाल्मो शिकार पर नहीं गया था, वो पास के एक गांव में गया था जहां उसने एक गरीब परिवार को ढेर सारे सिक्के दिए। वो परिवार अपने घर से बेघर होने वाला था। हाँ, वो सही थी। उसकी उग्र आत्मा वासना से निकलकर सद्गुण की ओर बढ़ रही थी। ये जानकर उनके दिल में एक अजीब सी मीठी तसल्ली उतर गई। उस तपते हुए अगस्त की शाम पहली बार वाल्मो और प्रेसिडेंटे अकेले थे, और तभी वाल्मो ने अचानक एक ऐसी बात कह दी जिससे प्रेसिडेंटे की सांसें थम गईं। उसने कहा वो उनसे पागलों की तरह मोहब्बत करता है, लेकिन यह मोहब्बत वैसी नहीं जैसी उसने पहले कभी की हो। यह थी उनकी पवित्रता से, उनकी भलमनसाहत से, उनकी सुंदरता और उनकी मृदुलता से। उसके दोपहर के दान पुण्य के पीछे भी वही थी, शायद उनकी प्रेरणा या शायद कुछ और, कुछ ज्यादा चालाकी भरा। पर सच ये था कि वो यह सब सिर्फ उन्हें प्रभावित करने के लिए कर रहा था। वाल्मो ने कहा वो यह राज कभी नहीं खोलता, लेकिन जब वह उनके सामने अकेला खड़ा था तो अपने जज्बात रोक नहीं पाया। वो उनके सामने घुटनों पर बैठ गया, उनसे मदद मांगते हुए, उनसे मार्गदर्शन की भीख मांगते हुए। प्रेसिडेंटे इस अचानक हमले से हिल गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए और गहरी शर्मिंदगी के साथ वो कमरे से भाग गईं। अगले कुछ दिन उन्होंने बीमार होने का बहाना बनाया ताकि उससे सामना न करना पड़े। लेकिन अब वाल्मो ने खत लिखना शुरू कर दिया। हर पत्र में वो माफी मांगता, उनकी सुंदर शक्ल और सुंदर आत्मा की तारीफ करता और कहता आपने मुझे मेरी पूरी जिंदगी पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। इन पत्रों ने प्रेसिडेंटे के भीतर अजीब बेचैन कर देने वाले एहसास जगा दिए। वो खुद को संयम और विवेक पर गर्व करने वाली महिला मानती थीं और जानती थीं कि उन्हें उसे तुरंत शातो से जाने को कहना चाहिए। उन्होंने पत्र में यह बात लिख भी दी। वाल्मो ने मान लिया, लेकिन एक शर्त पर। वो पेरिस से उन्हें पत्र लिख सके और उसमें कुछ भी अपमानजनक न हो। प्रेसिडेंटे ने मान लिया, लेकिन जब उसने मैडम दे रोजमोंद से विदाई ली तो प्रेसिडेंटे को हल्का अपराध बोध हुआ। उसकी मेजबान और बुआ उसे याद करेंगी, और वो इतना पीला, इतना बीमार सा दिख रहा था मानो सच में तकलीफ में हो। अब वाल्मो के खत आने लगे, लेकिन प्रेसिडेंटे ने जल्द ही इस इजाजत पर पछतावा किया। उसने उनके कहे को नजरअंदाज करते हुए फिर मोहब्बत की बातें शुरू कर दी। वो कहता तुम्हारी बेरुखी मुझे मार रही है। मेरा अंधेरा अतीत मेरी गलती नहीं था, बस मैं रास्ता भटक गया था। अगर तुमने हाथ न थामा तो मैं फिर उसी गंदगी में लौट जाऊंगा। क्रूर मत बनो, तुम ही हो जिसने मुझे बहकाया। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारे आकर्षण और भलाई का कैदी हूँ। तुम मजबूत हो, मैं नहीं। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे प्रेसिडेंटे का दिल पिघलने लगा। वाल्मो अब उन्हें बहुत कमजोर, बेसहारा और बेकाबू नजर आता। वो सोचने लगी कैसे मदद करें, और उससे भी खतरनाक बात वो उसे सोचने लगी, और ये ख्याल अब बार बार आने लगा। लेकिन वो एक सुखी विवाहित महिला थी। नहीं, उन्हें इस थकाऊ पत्राचार का अंत करना ही होगा। उन्होंने जवाब लिखा अब मोहब्बत की बातें नहीं, वरना मैं जवाब नहीं दूंगी। और फिर वाल्मो के खत आना बंद हो गए। एक सुकून भरी सांस उनके होंठों से निकली। आखिरकार थोड़ी शांति। रात का खाना चल रहा था। प्रेसिडेंटे शांत बैठी थी। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, वाल्मो की। वो मैडम दे रोजमोंद से कह रहा था, बस यूं ही। अचानक मन हुआ तो सोचा थोड़े दिनों के लिए लौट आऊं। उसकी आवाज सुनते ही प्रेसिडेंटे के पूरे बदन में सिहरन
दौड़ गई। चेहरा लाल पड़ गया। वाल्मो पास आया और उनके बगल में बैठ गया। उसकी आंखें उन पर टिकी, वो नजरें झुका गईं और कुछ पल बाद एक बहाना बनाकर मेज से उठ गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। लेकिन अगले कुछ दिनों में चाहकर भी वो उसे पूरी तरह टाल नहीं पाई। अब वो पहले से भी ज्यादा पीला, कमजोर नजर आता। शालीन था। कभी कभी पूरा दिन बीत जाता और वो दिखता भी नहीं, लेकिन उसकी ये छोटी छोटी गैर मौजूदगियां अजीब असर डाल रही थी। अब प्रेसिडेंटे को एहसास हुआ ये क्या हो गया। वो उसे मिस करने लगी थी, उसे देखने की चाह होने लगी थी। एक ऐसी औरत जो पवित्रता और भलाई की मिसाल मानी जाती थी, अब एक बदनाम, आदतन रंगीले आदमी से मोहब्बत करने लगी थी, अपने आप से घृणा महसूस करते हुए। और इस पाप को और गहराने से रोकने के लिए एक रात बिना किसी को बताए वो शातो छोड़ गई, सीधे पेरिस की ओर, जहां वो किसी तरह इस भयानक पाप का प्रायश्चित करना चाहती थी। शोदेरलो द लॉकलो के पत्र उपन्यास डेंजरस लिएजॉन्स का पात्र वाल्मो 18वीं सदी के फ्रांस के कई कुख्यात लिबर्टीन पर आधारित है। वाल्मो का हर कदम पहले से सोचा समझा होता है। एक सुनियोजित अभिनय टूरवेल को लेकर उसका हर कदम बस जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करने का खेल है। गांव में किया गया दान, उसे पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है। शातो में उसका दोबारा आना, चेहरे की कृत्रिम पीली झलक, असल में वो शातो की ही एक लड़की से रात भर रंगरेलियां मना रहा था, जिसकी वजह से वो थका और बीमार सा लगता। सबसे घातक उसकी कमजोर दिखने की कला है, खुद को पीड़ित, बहकाया हुआ, औरत के वश में आया हुआ दिखाना। जब हर बात यह साबित करती हो कि वो सिर्फ उसकी सुंदरता, चाहे वो शरीर की हो या आत्मा की, से पूरी तरह अभिभूत है, तो प्रेसिडेंटे यह सोच भी नहीं सकती कि वो असल में उसे मैनिपुलेट कर रहा है। और फिर बार बार अपने बारे में सच कबूल करना, मानना कि उसका दान दिखावे के लिए था, अपने भटके हुए अतीत का कारण बताना, अपने जज्बात उसके सामने खोल देना, ये सारी ईमानदारी भी एक सुनियोजित चाल है। असल में वाल्मो अपने समय की एक भावुक, असुरक्षित औरत जैसा अभिनय करता है, जो अपने आप पर काबू नहीं रख सकती, जो मूडी है, जो नाजुक है, जबकि टूरवेल को ठंडी और निर्दयी यानी एक पुरुष की भूमिका में रख देता है। अपने आप को टूरवेल का शिकार दिखाकर वाल्मो न सिर्फ अपने असली खेल को छुपा लेता है, बल्कि उससे हमदर्दी और चिंता भी खींच लेता है। वो भावनाएं जो एक बीमार बच्चे या घायल जानवर को देखकर जगती हैं, उन्हें वह आसानी से मोहब्बत में बदल देता है, जैसा कि प्रेसिडेंटे ने अपने दुख में महसूस किया। क्योंकि रिझाने का खेल शक और प्रतिरोध को कम करने का खेल है, और इसका सबसे चालाक तरीका है सामने वाले को ज्यादा ताकतवर, ज्यादा नियंत्रण में महसूस कराना। शक अक्सर असुरक्षा से जन्म लेता है। अगर आपका निशाना आपके सामने खुद को श्रेष्ठ और सुरक्षित महसूस करे, तो वो आपके इरादों पर शक नहीं करेगा। आप तो इतने कमजोर, इतने भावुक हैं कि किसी गहरी चाल के काबिल ही नहीं लगते। इस खेल को जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाइए। अपनी भावनाओं का खुला प्रदर्शन कीजिए। दिखाइए कि उन्होंने आपको कितना प्रभावित किया है। लोगों को यह एहसास कराना कि उनका आप पर कितना असर है, उन्हें भीतर तक फ्लैटर करता है। किसी गलती का या यहाँ तक कि उस गलती का इकरार कीजिए जो आपने उनके लिए की या करने का सोचा था। ईमानदारी अच्छाई से ज्यादा असरदार होती है। एक सच्चा इशारा 100 झूठ छुपा सकता है। अपने अंदर कमजोरी की छाप बनाइए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक या भावनात्मक, क्योंकि ताकत और आत्मविश्वास कभी कभी डर पैदा करते हैं। अपनी कमजोरी को आराम में बदल दीजिए और पीड़ित बन जाइए, उनके असर का, हालात का या जिंदगी का। यह है अपने निशानों को छुपाने का सबसे बेहतरीन तरीका। कहते हैं दुनिया में दो तरह के योद्धा होते हैं, एक वो जो तलवार के बल पर जीतते हैं और दूसरे वो जो दिमाग के बल पर। लेकिन एक तीसरी किस्म भी है जो ना तलवार चलाते हैं, ना जोर लगाते हैं, बल्कि अपनी हार का अभिनय करके जीत जाते हैं। सोचो, जब सामने वाला तुम्हें कमजोर समझ ले तो वो क्या करेगा? वो अपने सारे राज खोल देगा, अपनी ताकत दिखा देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुमसे उसे कोई खतरा ही नहीं है। और यहीं से खेल शुरू होता है। कमजोरी एक हथियार है, लेकिन ये हथियार हर किसी के हाथ में नहीं चलता। इसे चलाने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को मारना पड़ता है, अपने चेहरे के हाव भाव को कंट्रोल करना पड़ता है, तुम्हें अपने भीतर की आग को बर्फ की तरह ढकना पड़ता है। और ये आसान नहीं है, क्योंकि इंसान की फितरत है ताकत दिखाना। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो अपनी ताकत को छुपा कर रखे और सिर्फ सही वक्त पर एक वार करे, जो सब कुछ बदल दे। दुनिया की सबसे बड़ी जंगें हमेशा तलवारों से नहीं जीती गईं। कई जंगें मुस्कुराहट से और कई हार के नाटक से जीती गईं। इतिहास गवाह है, कई राजाओं ने अपने दुश्मनों को आत्मसमर्पण का नाटक करके धोखा दिया। कुछ सेनाओं ने कमजोर होने का भ्रम पैदा किया और फिर जब दुश्मन ने अपनी ढाल गिराई, एक ही पल में पूरी तस्वीर बदल दी। कमजोरी का नाटक करना मतलब अपनी असली पहचान छुपाना। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तब वो अपनी निगरानी ढीली कर देते हैं। वो अपनी असली चालें, अपने असली हथियार, अपने असली डर सब तुम्हारे सामने खोल देते हैं, और तुम बस चुपचाप देखते हो, सुनते हो और याद रखते हो, क्योंकि तुम्हें पता है अभी नहीं, लेकिन एक दिन ये सारी जानकारी तुम्हारे काम आएगी। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर तुमने ये खेल गलत वक्त पर खेला तो सामने वाला तुम्हें सच में कमजोर समझकर कुचल देगा। इसलिए ये तकनीक सिर्फ उसी के लिए है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है,
जो अपने ईगो को काबू में रख सकता है और जो लंबा खेल खेलने का धैर्य रखता है। सोचो कितनी बार तुमने देखा होगा कि कोई इंसान शुरू में बहुत मीठा, बहुत मासूम, बहुत भरोसेमंद लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी दुनिया में घुसता है, तुम्हारे दिल और दिमाग पर कब्जा करता है, और जब तुम पूरी तरह उसके भरोसे में होते हो तभी वो एक वार करता है जो तुम्हें गिरा देता है। यही है कमजोरी का सबसे घातक खेल। इसे मास्टर करने के लिए 3 बातें याद रखो। अपना असली पत्ता कभी मत दिखाओ, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो। लोगों को लगता रहे कि तुम बस एक साधारण इंसान हो। भावनाओं का इस्तेमाल करो, अपने शब्द, अपनी आंखें, अपनी कहानी, सबको ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें मासूम समझें। सही वक्त का इंतजार करो, जल्दी मत करो। धैर्य इस खेल की सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा आंखें बंद करो और सोचो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है। उसकी आंखों में घमंड है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि उसे लगता है तुम हार चुके हो। वो अपनी चालें बेफिक्र होकर खेल रहा है और तुम बस देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारे दिल में एक आग जल रही है, लेकिन बाहर से तुम बस एक शांत टूटा हुआ इंसान दिख रहे हो। और फिर एक दिन बिना चेतावनी तुम अपना असली चेहरा दिखाते हो, एक ऐसा वार जो सीधा उसकी जड़ पर लगता है और खेल खत्म। याद रखो, इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं है जो सबसे बड़ा हमला करे, बल्कि वो है जो सबसे लंबा इंतजार कर सके, जो दूसरों को अपनी ताकत का अंदाजा कभी ना होने दे, और जब वक्त आए तो बिना आवाज किए सब कुछ बदल दे। कमजोरी दिखाना कमजोरी नहीं है, ये बस एक मुखौटा है, एक ऐसा मुखौटा जो तुम्हें अंदर से और भी खतरनाक बना देता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कमजोर समझे, मुस्कुराओ, उसे और भी यकीन दिलाओ कि तुम में ताकत नहीं है, और फिर जब वक्त सही हो खेल पलट दो, क्योंकि असली ताकत कभी कभी हार मानने के अभिनय में छुपी होती है। और जब तुम ये सीख जाओगे तब तुम्हारे लिए कोई भी खेल, कोई भी जंग कभी हार में खत्म नहीं होगी।